स्वागत है दोस्तों आपका तर्क आईएएस इस चैनल पे। मैं अनिकेत सिंह। हमने अपने हिस्ट्री के पहले और दूसरे लेक्चर में देखा कि कैसे यूरोपियन पावर इंडिया आए। यूरोपियन पावर इंडिया आने के बाद उनके बीच में कई सारी राइवलरी चालू हो जाती है। हमने पोर्तुगीज और इंग्लिश के वॉर देखे, एंग्लो डच वॉर देखा हमने। फिर हमने अपने सेकेंड लेक्चर में देखा कि कैसे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चालू हो जाती है। फर्स्ट कैनेटिक वॉर जो एक पार्ट था वॉर ऑफ सक्सेशन का, जो यूरोप में चल रहा था, वो खत्म होता है थ्रू ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापले। हमने सेकंड कैनेटिक वॉर देखा। सेकंड कैनेटिक वॉर में हमने देखा कि उसका कारण था क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स अपना डोमिनेशन पाना चाहते थे। कहां पे? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। दूसरा रीजन था इंडियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो चल रहा था कहां पे? हैदराबाद और एरकॉट रीजन में। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में चला, और एरकॉट के रीजन में चंदा साहब और अनवरुद्दीन खान के बीच में चला। चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट करते हैं, जो इनिशियल स्टेज में तो जीत जाते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि रॉबर्ट क्लाइव की एक छोटी सी सेना ने ट्रिंचपोली में चंदा साहब को मार देते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की पावर साउदर्न पार्ट में वो बढ़ने लगती है, तभी ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी हो जाती है, जिसके थ्रू पीस मेंटेन किया जाता है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर हमने देखा कि थर्ड कर्नेटिक वॉर जो एक पार्ट था ग्लोबल 7 ईयर वॉर का, जो कहां पे चल रहा था, जो यूरोप में चल रहा था, वो खत्म होता है थ्रू ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये डिसाइड होता है कि जो भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई की है किससे? फ्रेंच से, ड्यूरिंग द थर्ड कर्नेटिक वॉर, वो वापस कर दी जाएगी। किसको? फ्रेंच को। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। वो टर्म्स कंडीशन ये थे कि फ्रेंच अब फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा इंडिया में, और इंडियन टेरिटरी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि जो मुगल है वो अब डिक्लाइन हो रहा है। मुगल जब डिक्लाइन हो रहा है तो कई सारे किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राइज हो रहे हैं। अवध हो रहा है, बंगाल हो रहा है। तो बंगाल में हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी देखा, बैटल ऑफ बक्सर देखा। बैटल ऑफ बक्सर क्यों होता है? क्योंकि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। किन पे? वो लगाते हैं ब्रिटिशर्स पे। तो इसके चक्कर में बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये डिसाइड होता है कि जो अवध के किंग हैं, जो नवाब हैं, वो सब्सिडी अलायंस लेंगे। सिराजुद्दीन दौला जो अवध के नवाब हैं, वो सब्सिडी अलायंस लेंगे ब्रिटिशर्स की। और जो मुगल एम्परर है शाह आलम II, वो अब उनको पेंशन मिलेगा और वो एक सेफ जगह पे रहेंगे। ये सारी चीजें हुई। अब हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, जब हम मैसूर की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करते हैं, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान की। ठीक है। साउदर्न पार्ट में आफ्टर द बैटल ऑफ टेलीकोटा जो होता है इन द ईयर ऑफ 1565, जो विजयनगर अंपायर कई सारे स्मॉल किंगडम्स में बढ़ जाता है। एक किंगडम रहता है मैसूर किंगडम, जो आता है अंडर वोडियार डायनेस्टी, जो एक हिंदू रूलर रहते हैं। वोडियार डायनेस्टी के दो रूलर कृष्ण चीका देवराजा, कृष्ण देवराजा, ये दोनों जन ने मिलके जो मैसूर किंगडम है उसको काफी एक्सपांड किया। इवन उन्होंने कार्नाटिक रीजन में भी एक्सपांडेशन किया इसका। लेकिन आफ्टर पीरियड इन द ईयर ऑफ 1734 मराठास और नवाब, जो हैदराबाद के नवाब है, उनके इन्वेजन होने लगे, जिसकी वजह से मैसूर किंगडम कमजोर पड़ने लगा। क्योंकि जो वहां के रूलर थे चीका कृष्ण देवराजा II, वो बहुत उनका इंटरेस्ट जो था वो रूल करने में नहीं था। तो मेयरली जो पूरा किंगडम था वो दो मिनिस्टर पे डिपेंड था, देवराजा और नागराजा। ये दो मिनिस्टर थे जिन पे डिपेंडेंट था पूरा किंगडम, और जो वहां के रूलर थे वो पपेट बन के रह गए थे। साथ में राइज होता है हैदर अली का, एक बहुत ही दिमाग और शातिर आदमी थे। इनका सबसे बेस्ट अच्छी चीज थी, ये डिप्लोमेट बहुत अच्छे थे। तो इन द ईयर ऑफ 1761 मैसूर को अब डिमांड होने लगा एक ऐसे रूलर की जो कई सारी खूबियां उनके अंदर, और जो मैसूर को आगे बढ़ा सके। तो हैदर अली ने 1761 में तख्ता पलट करके वहां के रूलर बन जाते हैं। वहां के रूलर बनने के बाद ये भी होता है कि ब्रिटिशर्स, तब क्या होता है, ब्रिटिशर्स इन द ईयर ऑफ 1761 उनको बैटल ऑफ बक्सर में जीत मिली रहती है, इजिली जीत मिली रहती है। अब उनके पास इक्विपमेंट भी कई सारे हैं, पैसे भी हैं, तो वो एक्सपेडिशन करने के लिए मैसूर रीजन पे अटैक कर देते हैं। किसके साथ? एलाय करते हैं, ट्रीटी करते हैं। किसके साथ? नवाब के साथ। जो हैदराबाद के नवाब है उनके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, और उनको बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न सरकार है वो उनको दे दे, और वो हेल्प करेंगे मराठास और हैदर अली से बचने के लिए। किसको? नवाब को। तो ट्रीटी हो जाती है किसके बीच में? नवाब, हैदराबाद के नवाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में।
अब इनकी अलाय बनती है, किसकी अलाय? मराठास, मराठास और नवाब ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिशर्स, ये तीनों मिलके अटैक करते हैं किस पे? हैदराबाद पे, मैसूर पे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर चालू होता है। कब से कब तक चालू होता है? ये होता है 1767 से लेके 1769 तक, ठीक है। अब ये चालू होता है तो हैदर अली जो रहते हैं, ही वॉज वेरी वेरी गुड, मतलब टैक्टिक्स उनके पास, उन्होंने फ्रेंच से कई सारे टैक्टिक्स सीखे थे, डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स सीखे थे, वॉर के नए नए जो यूरोपियन वॉर टैक्टिक्स होते हैं उन्होंने सीखा हुआ था। तो वो क्या करते हैं कि जो मराठास हैं उनको अपनी तरफ कर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि न्यूट्रल रहिए आप, और जो नवाब ऑफ हैदराबाद है उनको भी अपने अंडर ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम एयरकॉट का रीजन जीतने के बाद आपको दे देंगे। तो अब ब्रिटिशर्स अकेले पड़ जाते हैं और वॉर होने के बाद क्या होता है कि जो हैदर अली है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जीत जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कॉज क्या था। कॉज यह था कि मैसूर ग्रोइंग पावर, हैदर अली वाज एक्सपांडिंग हिज किंगडम विच थ्रेटेंड ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन साउथ इंडिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स को थ्रेट होने लगा कि अब साउथ में हम तो एक्सपांड नहीं कर जाएंगे, इसलिए ब्रिटिशर्स अलाय करते हैं किसके साथ? नवाब और निजाम के साथ, ये मैंने बताया आपको। फिर ट्रीटी डिस्प्यूट होता है कंट्रोल ओवर साउदर्न इंडिया। हैदर अली यूज क्या करते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर, जो उन्होंने फ्रेंच से सीखा था। डेक्कन पार्ट में गोरिल्ला वॉरफेयर को काफी अच्छे से यूज करे तो लोग जीत जाते। मराठास भी गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते थे। तो उसी के आगे क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि द निजाम एंड मराठास बिट्रेड द ब्रिटिश एंड अलाइड विद द हैदर अली। रीजन आपको बताया मैंने, क्या प्रॉमिस किया था हैदर अली ने। उसके बाद ये जीत जाते हैं। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चालू होता है। कब से कब तक? 780 से लेके 784 तक क्या होता है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चालू होता है। टेंशन ग्रीव बिटवीन मैसूर लेड बाय हैदर अली एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर होने के बाद ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में काफी खींचातानी रहती है, ठीक है। ब्रिटिशर्स फेल्ड, क्योंकि ट्रीटी होती है किसके बीच में? जब आफ्टर, मैंने आपको बताता हूँ कि जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। उस ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे किसको? हैदर अली को, और हैदर अली सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को अगर कोई अदर पावर उन पे अटैक करता है। लेकिन ये हैदर अली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उनको बिट्रेट किया, मतलब धोखा दिया है, उन्होंने हेल्प नहीं किया। जब मराठास हैदर अली पे मैसूर में अटैक करते हैं तो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प नहीं करते। तो इसी के चलते सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चालू हो जाता है। तो इन द ईयर ऑफ 1780 हैदर अली अटैक ब्रिटिश एंड वॉन द बैटल ऑफ पोइलूर। पोइलूर का जो बैटल होता है उसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। 1781 में ब्रिटिशर्स लेड बाय सर एरिकॉटी डिफीटेड हैदर अली इन बैटल ऑफ पोट्रोनेवो। ये जो बैटल होता है स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम में इसको कौन जीत जाता है? वापस से हैदर अली लास्ट स्टेज में इसको जीत जाते हैं। इसी टाइम हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है, ना कि वॉर की वजह से, इनको कैंसर रहता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो जो इनके सन रहते हैं टीपू सुल्तान, जिनको माना जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, ये टेक ओवर कर लेते हैं किसको? इस बैटल को कंटिन्यू रखते हैं और ये बैटल खत्म होती है थ्रू ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन बोथ साइड एंड रिटर्न द कैप्चर टेरिटरी एंड रिस्टोरिंग द प्री वॉर कंडीशन, ठीक है। जो भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर की थी मैसूर वॉर में वो वापस कर दी जाती है, और जो हैदर अली ने टेरिटरी ऑक्यूपाई की थी वो वापस कर दी जाती है और एक पीस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। इंपैक्ट ऑफ वॉर देखते हैं। हैदर अली डाइड ड्यू टू द कैंसर एंड हिज सन सुल्तान टीपू सुल्तान टेक ओवर टिल द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो साइन होती है 7 दिसंबर 1782 को, ठीक है। अब यहाँ पे ये शो करता है कि जो मैसूर का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है कि ब्रिटिशर्स को अब इसकी एक तो दो बार हार मिलने की वजह से इनको अब ये कहा कि मुझे जीतना ही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड एंग्लो वॉर क्या क्यों चालू होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो टीपू सुल्तान रहते हैं सन ऑफ हैदर अली वांटेड टू रिकवर ऑल द लॉस्ट टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स ने हैदर अली से ले ली रहती है फर्स्ट और सेकंड कैनेटिक एंग्लो मैसूर वॉर में, वो टेरिटरी वापस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। तो इन्होंने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चालू किया जो होता है 1790 से लेके 1792 तक, ठीक है। ब्रिटिशर्स फिर अलाय करता है किसके साथ?
ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग अलायंस किसके साथ, ब्रिटिश प्लस मराठा प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद किस वर्सेस मैसूर के बीच में लड़ाई चालू होती है। अब वॉर देखते हैं। 1719 में ब्रिटिशर्स फोर्स अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, ठीक है, बाद में जाके अटैक करते हैं मैसूर पे। 1791 में ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है बैंगलोर, जो बैंगलोर सिटी है, बैंगलोर आज है, उसको कैप्चर कर लेता है 1791 में। कौन कैप्चर करता है, ब्रिटिशर्स कर लेते हैं। और जो टीपू सुल्तान रहते हैं वो उनका जो कैपिटल रहता है श्रीनागपट्टनम, वहां पे जाके वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। कब, ब्रिटिशर्स मराठा मिलके उसको जाके कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उसी बीच ट्रीटी हो जाती है। ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीनागपट्टनम। कौन सी ईयर में होती है, 1792 में। 1792 में ब्रिटिशर्स ट्रीटी कर लेते हैं, जिसके थ्रू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये है डिक्लाइन किसका, टीपू सुल्तान। यहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान के जो बेटे रहते हैं उनको बंदी बना लेते हैं ब्रिटिशर्स। उसी के चलते ट्रीटी ऑफ श्रीनागपट्टनम करना पड़ता है किसको, टीपू जी को, टीपू सुल्तान को। मैं स्टोरी कभी अच्छे से आपको बताऊंगा टीपू सुल्तान की। वॉज अ ब्रेव गाय, जिन्होंने बोलते हैं ना कि फ्रेंच को मतलब कभी हार नहीं माना, एंड तक उन्होंने लड़ाई की, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो हुआ एक ही साल में हुआ 1791 में। रीजन क्या था, क्योंकि ट्रीटी हो चुकी है, दोनों के बीच में पीस मेंटेन है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। क्या होता है, टीपू सुल्तान रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस एंड सॉट हेल्प। जो ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस है मैसूर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते टीपू सुल्तान, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जो अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स, कहाँ पे, मैसूर में, लेकिन वो टीपू सुल्तान एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने इसको रिफ्यूज किया और उन्होंने हेल्प ली किसकी, फ्रेंच की, टर्की की, अफगान जितने भी लोग थे इनकी हेल्प ली। और इनको जो फ्रेंच थे इनको टिप देने लगे कि ब्रिटिशर्स के बारे में। कौन, ये टीपू सुल्तान जी, ठीक है। तो लॉर्ड वेसिले जो अब नए गवर्नर जनरल है वो, लॉर्ड वेसिले जो नए गवर्नर जनरल है वो सब्सिडी अलायंस पॉलिसी टीपू सुल्तान को एज अ थ्रेट बोलते हैं उसको, कि मतलब वो अप्लाई नहीं करना चाहते, मैंने पहले ही बताया। टीपू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स विद द नेपोलियन फ्रांस एंड अलार्म करता है ब्रिटिशर्स को लीडिंग टू द वॉर। यही कारण बढ़ता है जो टीपू सुल्तान को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है उनको मिलाने की कोशिश है फ्रेंच का और टीपू सुल्तान की, वही रीजन बनता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का। इसी के चलते ब्रिटिशर्स वापस अलाय करते किसके साथ, मराठास और नवाब के साथ, और किसको मार देते, टीपू सुल्तान को मार देते। यहाँ पे खत्म हो जाता है एंग्लो मैसूर वॉर। तो 4 बैटल है टोटल एंग्लो मैसूर वॉर का, ये खत्म होता है ठीक है। देखो, मैसूर लॉस इट्स इंडिपेंडेंस। अब वॉर खत्म होने के बाद क्या होता है, मैसूर का जो इंडिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाता है, मैसूर को सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वोडिया डायनेस्टी है उसको वापस किंगडम वापस मिल जाता है, लेकिन वो अब पपेट बन के रह जाते हैं। पहले वो पपेट थे दो अपने, वोडिया डायनेस्टी पहले पपेट थी दो, देवराजा और नागराजा की, अब बन जाती है वो पपेट किसका, ब्रिटिशर्स की पपेट बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हम एंग्लो मराठा स्ट्रगल डोमिनेंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम पूरा जितना भी है आगे का कवर कर लेंगे, चाहे वो सिंध वॉर देखेंगे, हम एंग्लो पंजाब वॉर देखेंगे, और पूरा इसको खत्म करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके हमको फॉलो कीजिए। इतना कंसाइज वे में और इतना नोट्स आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, तो ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, जय हिंद।